बात इतनी ये है कि भाई जो बेस चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के वो हमें ठीक से आने चाहिए, एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए, स्कोर हाई जाएगा तो जो बचा हुआ समय है वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में मैं लगा पाऊंगा ताकि मेरी रैंक अच्छी हो जाए। हे बच्चों, कैसे हो आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। जेईई मेन 2025 केमिस्ट्री में हमें लेकर आना है 99.5 परसेंटाइल से ऊपर, और हो सके तो हम इतना परसेंटाइल भी लेकर आएंगे। तो सबसे पहले फुल जोश में केमिस्ट्री में जिसको मचाना है फुल जोश में लाइक कर दे एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना परसेंटाइल आप लाना चाहते हो केमिस्ट्री में। सबसे पहले गुड न्यूज़ आपको दे देता हूँ। गुड न्यूज़ ये है, मैंने लास्ट ईयर के सारे पेपर्स जो हैं वो एनालाइज किए, उनको मैंने देखा, डिटेल में देखा, ईजीएस्ट शिफ्ट को भी देखा, टफेस्ट शिफ्ट को भी देखा, और उसके बेसिस पे कंक्लूजन ये है कि भाई पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल अभी तो काफ़ी डिक्रीज़ हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, खासतौर पे जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड चुन्नू सवाल आए हुए हैं। सिमिलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी बहुत डीप सवाल नहीं थे, इनऑर्गेनिक के भी डीप सवाल नहीं थे। इवन डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में। तो जिस स्टूडेंट के बेसिक बहुत अच्छे हैं उसका काम हो जाएगा। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? अब इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि केमिस्ट्री हाई स्कोरिंग है। केमिस्ट्री में अगर हमने हाई स्कोर नहीं किया तो हमारी वाट लग जाएगी। केमिस्ट्री में हमारा समय बचेगा, एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए, स्कोर हाई जाएगा तो जो बचा हुआ समय है वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में मैं लगा पाऊंगा ताकि मेरी रैंक अच्छी हो जाए। बात समझ में आ गई ना पूरी की पूरी? अब हम एक एक करके सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आज मैं तुम्हें डिटेल में। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, हर एक में क्या क्या करना है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वैसे तो सब करना है अपने को क्योंकि आने को कहीं से भी आ सकता है, बट फिर भी थोड़ा एक ओवरव्यू मैं आप सभी को दे देने वाला हूँ। तो आराम से बैठ जाइए शांति से, और जो की पॉइंट्स हैं उनको नोट भी कर लेना, और सबसे बड़ी बात है इसको अप्लाई ज़रूर करना है। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले कॉमन इश्यूज़ क्या होते हैं, कॉमन गलती कहाँ पे करते हैं बच्चे? देखो, कॉमन गलती एक तो ये करते हैं, लेक्चर्स में फंसे रहते हैं, थ्योरी में फंसे रहते हैं, थ्योरी थ्योरी थ्योरी, और सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में भैया प्रैक्टिस ज़ीरो रहती है। प्रैक्टिस लगभग नेग्लिजिबल होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, अब प्रैक्टिस बहुत कम होती है, खासतौर पे मॉक टेस्ट या चैप्टर वाइज टेस्ट तो स्टूडेंट और भी कम देते हैं। तो ये सबसे कॉमन मिस्टेक है, कॉमन प्रॉब्लम रहती है। उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेमोराइज करने की दिक्कत, क्योंकि भाई हम समझते तो है नहीं कॉन्सेप्ट्स को डीपली, तो याद करने में बड़ी दिक्कत लगती है। हमें लगता है कि यार अरे बड़ी दिक्कत है, ये फ्रस्ट्रेशन हो जाती है वैभव की तरह कि एक्सेप्शंस ही एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस ही एक्सेप्शंस है, कैसे होगा? चलो यार एक एक करके सारी बातें डील करेंगे। एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है सर? एनसीईआरटी से ही हो जाएगा? इज एनसीईआरटी इनफ? प्रैक्टिस कहाँ से करें भाई? सब कुछ बताने वाला हूँ। ये मास्टर सेशन है आपका केमिस्ट्री के लिए। तो भाई अब वैभव ने पूछा है जीतू भैया से कि सर सॉल्यूशंस क्या है इन सारी चीज़ों का, तो आपके जीतू भैया यहाँ पे जो खड़े हैं वो सब बताने वाले हैं आपको एक एक करके डिटेल में। देखिए, पहले मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, फिर मैं फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सबका बताने वाला हूँ। सबसे पहले ओवरऑल बात इतनी ये है कि भाई जो बेस चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के वो हमें ठीक से आने चाहिए। अगर हमें बेस चैप्टर्स ठीक से आते होंगे तभी हम केमिस्ट्री को ठीक से समझ सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें तभी समझ में आएगी जब हमारा केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ अच्छा है, तभी समझ में आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। हाइड्रोकार्बन, जीओसी समझ में नहीं आएगा। उसके अलावा जैसे ही हमारा मैकेनिज्म से एक बार समझ में आ जाता है, यानी हाइड्रोकार्बन आ जाता है, तो ऑर्गेनिक का बाकी पार्ट उससे ही जुड़ा हुआ है, तो सब चीज़ें कनेक्टेड है। सिमिलरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आना बहुत ज़रूरी है। उसके बेसिस पे हमें केमिकल बॉन्डिंग एंड फर्दर चैप्टर, बहुत ज़्यादा तो है नहीं, इनऑर्गेनिक अभी काफ़ी छोटा सा है लेकिन वेटेज बड़ी अच्छी है इनऑर्गेनिक की। फिजिकल केमिस्ट्री में भी इसलिए शुरुआत वाले चैप्टर्स, खास तौर पे एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट, है ना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, ये बेसिक चैप्टर स्टार्टिंग वाले अच्छे से होने चाहिए। उसके अलावा सिंपली लेक्चर्स पे फोकस करना है, और लेक्चर्स भी आपके फोकस्ड होने चाहिए। ये नहीं कि भाई जिस टीचर से मन किया कभी यहाँ से पढ़ लिया कभी वहाँ से पढ़ लिया, इससे आपके दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी। तो इसलिए फोकस्ड, जहाँ से आपको समझ में आता है वहीं से ही ठीक से पढ़िए और नोट्स बनाइए। अगेन अब प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हो लास्ट 6 ईयर्स के PYQ, जो जेईई मेन के PYQ है, वो सबसे अच्छा रिसोर्स है। उसके अलावा एडवांस्ड के SCQ भी कर सकते हो। एडवांस्ड के SCQ जो होते हैं वो भी हमें, हमारा देखो लेवल अगर इतना है तो अगर पेपर बाय द वे टफ भी आ गया तो हमें पेपर जो है वो ओवरऑल आसान लगेगा। जब मैं खुद बंसल क्लासेस में कभी पढ़ता था तो ये कॉमन वहाँ पे चीज़ यूज़ की जाती थी कि जो हम लोग भी हमारी टेस्ट सीरीज़ में AOTS में यूज़ करते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल कई बार थोड़ा हाई बना देते हैं। रेलेवेंट होता है लेकिन थोड़ा हाई रखते हैं ताकि
स्टूडेंट जो है वो पहले से तैयार रहे, तो उसके लिए पेपर जो है ना, उसको पेपर रियल एग्जाम जो है वो रिलेटिवली आसान लगता है। तो एडवांस्ड के एससीक्यू कर सकते हो। उसके अलावा पीवाईक्यूज लेकिन 6 साल के तो सबसे गॉड लाइक है, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल जो आएंगे मोर और लेस उसी से घूम फिर के आएंगे, वो तो मतलब मस्ट है ही। तो थ्योरी आप सभी समझ चुके हो कि थ्योरी बहुत ज़्यादा करने का नहीं है, प्रैक्टिस का मेन गेम है ना। उसके अलावा एनसीईआरटी जो है हाई वेटेज, तो क्या बोलूँ, एनसीईआरटी खासतौर पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में रिवीजन करने के लिए बहुत ही अच्छा रिसोर्स है। यानी रिवीजन करो तो एनसीईआरटी से करो। और एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक चीज़ होती है, एग्जाम्पलर के साथ एनसीईआरटी करना आसान होता है। यानी एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते अगर हम सवाल करें या सवाल लगाते लगाते एनसीईआरटी को रेफर करें तो भी एनसीईआरटी हो जाती है। क्योंकि एनसीईआरटी कभी कभी हमारे लिए करना ना कई बार बोरिंग हो जाता है कि सर एनसीईआरटी पढ़ता रहता हूँ ना, बड़ी नींद आ जाती है। तो उस नींद से अगर अपने को जगना है तो उसके लिए हमें डिफरेंट अप्रोच लगाना पड़ेगा। दैट डिफरेंट अप्रोच आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि एनसीईआरटी में वो अप्रोच कैसे करनी है। हाँ, टेस्ट सीरीज़ की बात हम कर रहे थे, तो भाई टेस्ट सीरीज़ के अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट भी हमें देने हैं। क्योंकि अभी से अगर आप रोज एक चैप्टर वाइज टेस्ट देते हो 1 घंटे का, तो दैट विल बी वेरी गुड इनफ। 30 मिनट्स का भी मौका मिले तो 30 मिनट का टेस्ट दो। इससे आपको हैबिट रहेगी कि भाई आपको कैसे रियल एग्जाम के अंदर टेस्ट देने हैं। फिर आप एवरी 2 वीक्स एक फुल लेंथ टेस्ट भी दो जेईई मेन लेवल का। तो भाई इस सब के लिए ही हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एओटीएस एटीपी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, लेकिन हमने सारे के सारे जो टेस्ट हैं बच्चों के लिए पहले ही अनलॉक कर दिए हैं। तो इसके अंदर एक तो चैप्टर वाइज टेस्ट जो आपको देने हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं सारे के सारे, जिसमें आप डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के चैप्टर टेस्ट दोगे। प्लस आप एनटीए अभ्यास के भी कुछ क्वेश्चंस उसके अंदर हमने लिए हैं, प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी चैप्टर वाइज टेस्ट में लिया है। तो चैप्टर वाइज टेस्ट के साथ साथ आपको एओटीएस के अंदर और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। इसकी डिटेल्स जाननी है तो आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया हुआ है, उसको देख लीजिए एंड एओटीएस को तुरंत ज्वाइन करके एवरी डे जम के प्रैक्टिस करें। बहुत ही अमेजिंग एंड रेलेवेंट रिसोर्स है। हर साल हज़ारों बच्चे एओटीएस का फ़ायदा उठा के अपनी रैंक को इम्प्रूव करते हैं। तो बी वन ऑफ देम जो इस साल ऐसा करने वाले हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक एक पार्ट की। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे कॉमन दिक्कत जो बच्चों को आती है वो आती है कैलकुलेशंस में। देखो यार, कैलकुलेशन से घबराने का नहीं। सबसे पहले तो इसमें एक वीडियो मैंने बना रखा है, कैलकुलेशन ट्रिक्स इन फिजिकल केमिस्ट्री। इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगा, उस वीडियो को देख लेना। आपको आइडिया लग जाएगा कि फिजिकल केमिस्ट्री के ट्रिक्स जो हैं कैलकुलेशन के वो कैसे होते हैं। ठीक है, अब वो कैलकुलेशन ट्रिक्स के साथ साथ ध्यान रखिए कैलकुलेटर का यूज़ मत करिएगा, नहीं तो आपकी बुद्धि कमज़ोर होती जाएगी। आपको हैक्स का यूज़ करना है। अब चैप्टर वाइज मैं आपको एक बार खट से बता देता हूँ। देखिए, जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है ये बिल्कुल बेस पार्ट है। मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइकियोमेट्री, मास परसेंटेज, यील्ड। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट और बेसिक स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन आते हैं। कंबशन जो मेथड होता है जिसके बेसिस पे इंपीरिकल फार्मूला निकाला जाता है, यील्ड का कॉन्सेप्ट हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है वो यहाँ पे भी होती हैं, हमारे लिक्विड सॉल्यूशन में भी होती हैं। उसके अलावा बेसिक फार्मूला बेस्ड, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मास परसेंटेज, ये सब सबसे की कॉन्सेप्ट है। करना अपने को सब है। एनसीईआरटी में जो भी दिया है हमें सब कुछ करना है। एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी से एसोसिएटेड हमने लिक्विड सॉल्यूशन यहाँ पे लिया है। लिक्विड सॉल्यूशन की अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन डन है। वांट ऑफ फैक्टर जो होता है इसको जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ एसोसिएट करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप सभी जानते हो, तो उसके साथ वांट ऑफ फैक्टर का कॉम्बिनेशन, जैसे कि एसोसिएशन जब होता है मॉलिक्यूल्स का या डिसोसिएशन होता है, तो उसके बेसिस पे सवाल बनते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी आ सकता है, लेकिन आजकल तो प्रॉपर एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। यानी फिजिकल केमिस्ट्री में कई बच्चे पूछते हैं कि सर फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि कई सवाल थ्योरेटिकल डायरेक्टली एनसीईआरटी से आ जाते हैं, लाइन टू लाइन। अब बच्चों बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। देखो बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो एक सवाल एटॉमिक स्ट्रक्चर से पक्का है। अभी एक सवाल कहाँ से आ सकता है, आप खुद ही सोचो। अरे भाई, एक सवाल जो आएगा या तो बोर थ्योरी से आएगा, या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर अगर हम बात करें तो क्वांटम नंबर से आ सकता है, या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के क्वेश्चन आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है, जिसमें रेडियल प्रोबेबिलिटी जो फंक्शन होता है उससे रिलेटेड, कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांस बहुत हाई रहते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वांटम नंबर हो गया, रेडिकल गलती से लिख दिया, हमारा जो पीपीटी बनाने वाला बंदा है उसने जोश में लिख दिया ये, है ना।
तो रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोर कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड बेसिक फार्मूला, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब यहाँ पे बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। जो ये थर्मोडायनेमिक्स से ध्यान रखिए, चैप्टर काफी कुछ है इसके अंदर, लेकिन क्वेश्चन एक पक्का बोल सकते हैं, एक क्वेश्चन पक्का बोल सकते हैं, एक से ज्यादा भी कभी कभी आ जाता है। यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, ये की कॉन्सेप्ट्स को आप नोट कर लेना। अच्छा, ये पीडीएफ आई थिंक आप में काफी लोग चाहते होंगे कि सर ये पीडीएफ मिल जाए तो मजे हो जाए, हमें लिखना नहीं है इतना, है ना, आलस करते हैं। अच्छा, चाहते हो ना ये, तो अभी कभी पहले तो लाइक करो, ठीक है, अगर अभी तक नहीं किया है तो। और उसके अलावा कमेंट सेक्शन में परसेंटाइल तो तुमने लिख ही दिया होगा, तो चलो मैं डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ भी आपके लिए डलवा दूंगा। अब यहाँ पे भी अगेन एक क्वेश्चन फिक्स है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के बेसिक्स जो हैं, बेसिक्स से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में जितने ज़्यादा सवाल करोगे उतना ज़्यादा मौज हो जाएगी आपकी। अगेन जो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट से अगेन एक या दो क्वेश्चन आते हैं। इसमें केमिकल, आयोनिक के डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली जो हमारा मतलब इसके अंदर अगर बोलूँ तो ली चैटलर प्रिंसिपल हो गया, या केपी एंड केसी का रिलेशन हो गया, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम भी से भी क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा अच्छे होते हैं। आयनिक में पीएच कैलकुलेशन जो होता है, जब एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एंड एज यू कैन सी द की कॉन्सेप्ट्स, यहाँ से आप की कॉन्सेप्ट्स को देख लेना, सारे के सारे मैं बार बार बताऊंगा तो बोरिंग हो जाएगा आपके लिए। रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों को मैंने एक साथ ले लिया है, इससे बच्चों दो क्वेश्चन आने डन है। और फिजिकल केमिस्ट्री से ये मान लीजिए, जो हमारे केमिस्ट्री में 10 सवाल होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू वाले, उसमें से 5 से 7 सवाल फिजिकल केमिस्ट्री के आने वाले हैं। और आप जानती हो कि उसमें चॉइस भी रहती है, हमारे पास चॉइस भी रहती है। तो इसका मतलब अगर हमारा तीनों पार्ट्स में देखें तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है पर्टिकुलरली, इसका वेटेज एक तरह से लोवेस्ट है इन द सेंस, क्योंकि इसमें चॉइस हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर कोई चैप्टर आपको डर लग रहा है तो आप सॉर्ट ऑफ जो वीक स्टूडेंट्स हैं खासतौर पे, केमिस्ट्री में जिनका कमज़ोर है, तो वो खासतौर पे जो फिजिकल केमिस्ट्री का कोई पर्टिकुलर पार्ट जो है, जो लो वेटेज वाला पार्ट है, उसको लीव कर सकते हैं। लेकिन अभी तो सारा करने की कोशिश करो, दैट वुड बी बेस्ट फॉर यू। की कॉन्सेप्ट अगेन यहाँ पे आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स, भैया आसान भी होता है, एक क्वेश्चन फिक्स होता है, अगेन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, फिक्स्ड हैं, की कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। बाकी और भी क्वेश्चन तो किसी भी चीज़ से आ सकता है, पर की कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेंशन्ड है केमिकल काइनेटिक्स के। अब अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है वैसे तो फिजिकल केमिस्ट्री में सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग से अगर हम देखें बेटा, तो 2 सवाल फिक्स हो गए। अब 2 सवाल फिक्स हैं, की कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है भाई। की कॉन्सेप्ट्स में डाइपोल मोमेंट, शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन हो गया, बॉन्ड ऑर्डर, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, प्राइमरीली इन्हीं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आने तय हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है ये मतलब आपने देखा सिलेबस के हिसाब से, ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग जो है वो नॉर्मल फिजिकल केमिस्ट्री में दिया हुआ है, जनरल केमिस्ट्री में दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से बच्चों 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, बहुत हाई आरओआई चैप्टर है, याद रखिए बच्चों, सभी के सभी दोबारा बता रहा हूँ, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एक बहुत हाई आरओआई चैप्टर है, यानी कम समय में ज़्यादा मार्क्स आते हैं। कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन जेईई मेन में फिक्स हैं इस चैप्टर से। और ये 1 से 2 क्वेश्चन जो नॉर्मली आते हैं, या तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी के वेरियस ट्रेंड से आते हैं, जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर हो गया, एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर हो गया। तो अगर जेड इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट पता है तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमारी जेब में है, तो हमें ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए। उसके अलावा पीरियोडिक टेबल तो हमें क्लियर होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या होती है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हमें आने बहुत बहुत ज़रूरी है। की कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगेन मेंशन्ड है। पी ब्लॉक एलिमेंट भैया बहुत छोटा हो गया है, पहले से बहुत छोटा हो गया है, मेनली ट्रेंड्स की बात होती है, और इससे अगेन अभी भी 2 से 3 क्वेश्चन पॉसिबल हैं, राइट। तो बेसिक चीज़ें हैं, एनसीईआरटी लेवल पे, बेसिक लेवल पे करना है। इसका मैंने एक 1 शॉट भी बनाया है, उसकी हेल्प ले सकते हो, उसका रेफरेंस आप ले सकते हो। पी ब्लॉक 1 शॉट सर्च करना, मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। एंड बच्चों जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले भी, इनसे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस रेगुलरली करना है, ठीक है। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करने हैं और चैप्टर वाइज टाइम बाउंड प्रैक्टिस, जो मैंने बोला, रोज एक चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। और कहाँ से देना है आप ऑलरेडी जानते हो, एओटीएस के अंदर ये इंक्लूडेड है ऑलरेडी, तो यू हैव टू टेक दैट। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं भाई, डी एंड एफ प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं डी एंड एफ ब्लॉक से। और डी एंड एफ ब्लॉक के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भैया 2 क्वेश्चन फिक्स, इसमें आईपीएससी नेमिंग, शेप वीबीटी, आइसोमेरिज्म, राइट। पुराने सारे क्वेश्चंस कर लो, जम के कर लो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मतलब
मौज ही मौज। तो इनऑर्गेनिक में आप देख रहे हो बहुत हाई आरओआई है, सिलेबस बहुत ही लिमिटेड हो गया है। इतने लिमिटेड सिलेबस में भैया इतने सारे सवाल आ जाएंगे तो मौज है। इनऑर्गेनिक मतलब एक भी चीज़ छोड़ के मत जाना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ पार्ट इसमें भी डिक्रीज हुआ था, लेकिन अभी तक तो मतलब फिर भी ऑर्गेनिक में ठीक ठाक सिलेबस है। ऑर्गेनिक में अगर हम जीओसी की बात करें, जिसमें बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जीओसी आइसोमरिज्म इंक्लूडेड मैं इसमें बोलूँ, तो यहाँ पे बच्चों आईयूपीएससी नेमिंग को तो एनसीईआरटी लेवल तक करना है, बहुत डेप्थ में करने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांस है। आइसोमरिज्म के अंदर खास तौर पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म अच्छे से कर लेना, वैसे तो आने को तो सब कुछ ही आ सकता है। की कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेंशन्ड है सम बेसिक प्रिंसिपल्स से। अब ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट आता है, अगेन इससे 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स हैं। मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, फोटो हेलोजिनेशन, यानी एनसीईआरटी के बेसिक्स। और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। मैकेनिज्म्स याद रखिए, हर रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं करना है, जो मैकेनिज्म्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। बहुत बच्चे मुझसे ये बात पूछते हैं, सर कौन से मैकेनिज्म करने चाहिए, कौन से मैकेनिज्म छोड़ के जाने चाहिए। तो बच्चों आपको वो मैकेनिज्म्स करने हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। आप उनको कर लोगे, काम आपका हो जाएगा। लगभग 8 से 10 कैटेगरी के मैकेनिज्म है, बहुत ज्यादा मैकेनिज्म्स नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट मैकेनिज्म्स मच। हाइड्रोकार्बन के बाद बात आती है हेलोजन डेरिवेटिव्स की। हेलोजन डेरिवेटिव से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, और यहाँ पे E2 रिएक्शन से क्वेश्चन आ जाता है, एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर, या SN1 SN2 का रेट ऑफ रिएक्शन कंपैरिजन करना, या उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आ जाता है। और अगेन एनसीईआरटी तो मैंने बता ही दिया भैया। एनसीईआरटी मतलब कोई बोले, बहुत बच्चे पूछते हैं बात, सर इज एनसीईआरटी इनफ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनसीईआरटी इज वेरी गुड फॉर रिवीजन, एंड इससे क्वेश्चंस भी इनफ हो जाएंगे, लेकिन इसको करने के लिए पहले हमें कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, और एनसीईआरटी को हमें बाद में, सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया फिर एनसीईआरटी को ठीक से करना चाहिए। कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक में भैया इस सवाल से, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें नेम्ड रिएक्शंस हैं, इसमें रिएजेंट्स हैं, काफ़ी कुछ है बच्चा इसमें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, है ना। गलती से उसने एलिमिनेशंस पता नहीं क्यों लिख दिया, लेकिन ये बहुत बहुत बड़ा, मतलब बड़ा क्या बोलूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें काफ़ी कुछ कवर हो जाता है, काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन जो होती है एल्डिहाइड कीटोन्स की, वो भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में आ जाती है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। एक क्वेश्चन नॉर्मली आ जाता है जिसमें डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन जो होती है, कपलिंग रिएक्शन यानी डाई फॉर्मेशन जो होती है, हिंसबर्ग रिएजेंट, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, आइसोसाइनाइड टेस्ट, फाउल स्मेलिंग जिसमें होता है, ये हमें टिप्स पे होना अगेन बहुत बहुत ज़रूरी है बच्चा। अब हम बात करते हैं इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर प्योर एनसीईआरटी बेस्ड हमें स्टडी करना चाहिए। हाँ, इस चैप्टर का आरओआई थोड़ा कम है, इन द सेंस कि इसके अंदर हो सकता है एक ही सवाल आए, लेकिन मेहनत बहुत लगेगी, काफ़ी कुछ इसके अंदर याद करना होगा, जैसे कि अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड की लिस्ट, है ना। इन सब के ट्रिक्स देखने हैं तो अगेन मैं वीडियो आपके सामने बना चुका हूं। तो जो भी वीडियोस केमिस्ट्री में आपको चाहिए सर्च कर लेना। नॉर्मली जो मेरे वीडियोस हैं वो आपको टॉप रैंक्ड मिलेंगे, तो आप वहां से मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। इन वेरियस टॉपिक्स के लिए, अमीनो एसिड्स की लिस्ट के लिए, SN1 SN2, फजान्स रूल, केमिकल बॉन्डिंग का, फिजिकल केमिस्ट्री की ट्रिक्स, बहुत कुछ आपको इन वीडियोज़ के अंदर मिल जाएगा, है ना बच्चों। सो मेरे जो वीडियोज़ हैं जो मैंने आपको बताया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और इनऑर्गेनिक के, फिजिकल के, उनका भरपूर यूज आपको करना है। बस बात इतनी सी है। प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, भैया बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसके की कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। और यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन आना लगभग तय है, इसमें हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, नहीं तो ये याद रह नहीं पाता है। मैं आपको बताऊँ तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, इसके अंदर इनऑर्गेनिक का पार्ट भी है ना। तो इनऑर्गेनिक का जो सॉल्ट एनालिसिस है वो भी इसी के अंदर आ जाता है, लेकिन अगेन आरओआई कम है, काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है। इसीलिए मैं तो नॉर्मली रिएक्शंस, मेजर रिएक्शंस, PYQs को देखना, कलर्स देख लेना, इससे हो जाता है। सॉल्ट एनालिसिस के बेसिक करने हैं अगेन, तो इसके वीडियोस भी मैं बना चुका हूँ। इंपॉर्टेंट कलर्ड कंपाउंड्स आप सर्च कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट कलर्ड कंपाउंड ATP स्टार, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो अगेन इस पूरे पार्ट से फिक्स है ना बच्चों। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अभी के अभी फुल जोश में लाइक कर दो, होपिंग दैट यू लव्ड इट, एंड कमेंट सेक्शन में बताना अगला वीडियो आपको किस टॉपिक से चाहिए। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।